यह विषय गणित से संबद्ध है। जो बच्चे गणित नहीं जानते या जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारी माताएं का खा गा के पहले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और देहात से, धुर देहात में वो माताएं भी पहले बच्चों को 1 2 3 4 सिखाती हैं और न जाने कितना उसको महत्वपूर्ण समझती हैं। हमारी गिनती का प्रारंभ भी वहीं से हो रहा है, हमारे पाठ का भी प्रारंभ वहीं से हो रहा है। आप ये देख रहे हैं एकाच में, तिसरस में, तिसरस में, पंच में, सप्त में, इस तरह से ये गेन कल्पनताम कहा है। ये हमारी शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है। ऐसी 2-3 ऋचाएं उसमें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से संख्याओं का आगे संख्याओं की वृद्धि होती है। और ये कॉन्सेप्शन जो अनुक्रम का है वो आज का नहीं, लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जो अपने यहाँ शुक्ल यजुर्वेद से जो प्राप्त होता है। इसका मतलब उसके पहले से ही कुछ न कुछ सोच रही होगी। और बेबीलोन में और मिस्र में और यूनान की सभ्यताओं में प्राचीनतम जो मिलता है बेबीलोन से मिलता है। लगभग 4000 वर्ष पुरानी ये बातें जाती हैं। ये प्रकरण मैंने इसलिए चुनने की कोशिश किया कि हम ये पाते हैं कि ज्ञान की प्रत्येक विधा, चाहे जिस तरीके से आप उसको बढ़ा रहे हैं, ये गिनतियां और इनके बढ़ने का क्रम हर जगह व्याप्त है। चाहे वो आपका साहित्य हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो या विज्ञान विषय कोई भी विधा हो, सब में इसका उपयोग है। इसलिए समय न पास करते हुए हम लोग सीधे सीधे प्रकरण पर आते हैं। देखें, अनुक्रम पहला शब्द आता है। अनुक्रम 2 शब्दों से बना हुआ है जो क्रमिक रूप से पीछे पीछे आता जाए, अनुक्रम हुआ। जैसे हम लोग सीधे सीधे खड़े कर दिए जाते हैं, सबसे छोटे बच्चे बाएं ओर, सबसे बड़े लड़के दाएं ओर, एक तरह से खड़े होते चले गए, अनुक्रम है। अनुक्रम का पालन वहां किया गया है। लेकिन कोई भी अनुक्रम, ये शब्द हमारा इस तक चुनने का कारण है कि ये शब्द बड़े भ्रामक हैं। गणित के छात्र भी इसमें प्राय भ्रम करते रहते हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए ही मैंने इस विषय को चुना है। तो ये बन गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे 4 लड़के एक ही साइज के हैं तो वो एक जगह खड़े हो जाएंगे, 5 लड़के एक साइज के हैं तो एक जगह खड़े हो जाएंगे। यह एक दूसरी अवधारणा हो गई, लेकिन अनुक्रम रहा। अनुक्रम के बाद ये दूसरी अवधारणा आती है। अच्छा, अनुक्रम में ये हम जब उसको गणित में लिखते हैं तो इनके शब्द, जो भी चीजें उसमें प्रयोग की जाती हैं, जो राशियां प्रयोग की जाती हैं, उन सबको उनका अवयव कहते हैं। बच्चे खड़े कर दिए गए तो बच्चे उनका अवयव हो गए, गिनतियां आ गई तो गिनतियां हो गई, बीजीय राशियां आए तो बीजीय राशियां उसके पद हो गए। और उसके बाद अगर पदों, ये जब हम इसको निरूपित करते हैं तो प्रथम पद को ए से या T1 से या A1 से दिखाते हैं, और व्यापक पद को व्यापक रूप से लिखने के लिए TN या AN यूज करते हैं। अगर उसमें बहुत पदों की संख्या निश्चित होती है, परिमित होती है, परिमित आप लोग जानते हैं, परिमित होती है तो उसको परिमित अनुक्रम कहते हैं, अपरिमित होती है तो उसको अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। आगे है, दूसरी चीज श्रेणी। उसी अनुक्रम को हम लोग श्रेणी क्यों कहते हैं? श्रेणी कब कहते हैं? जब वह एक किसी विशेष नियम से बंध जाता है और उसको हम उस तरह से उस नियमबद्ध रूप में लिख पाते हैं, तब तो श्रेणी होती है, नहीं तो नहीं होती है। देखिए जरा सा, यह एक बहुत मशहूर श्रेणी है, त्रिकोणीय अनुक्रम इसको कहते हैं। ध्यान दें, ये श्रेणी नहीं है, अनुक्रम तो है लेकिन श्रेणी नहीं है। 1 1 2 3 5 8 13 21, 1 1 2 3 5 8। अब गौर करें, पहला दूसरा पद बराबर है, तीसरा पद पहले दोनों पदों के जोड़ के बराबर है, और चौथा पद उस अपने पहले दोनों पदों के जोड़ के बराबर है। आगे हम लोग इसको देखेंगे तो हम इसको ये अनुक्रम तो कहेंगे, लेकिन यह आगे आने वाले पद श्रेणी ही आएगा सब, वह श्रेणी नहीं बनता है। श्रेणी कब कहते हैं? इसी अनुक्रम को श्रेणी कह दिया जाता है जब उनको जोड़ या घटाने के नियमों से हम बद्ध कर देते हैं। अनुक्रम, श्रेणी या श्रेणी, यह शब्द आता है, यह जब एक निश्चित प्रतिरूप में होता है, निश्चित क्रम में चलता है तो उसको श्रेणी या श्रेणी कहते हैं।
यहाँ निश्चित मैंने दिया कि फिबोनाची अनुक्रम एक अनुक्रम तो है लेकिन श्रेणी नहीं है। श्रेणी कई तरह से चलेंगे। समांतर श्रेणी कैसे है? जिसके किन्हीं दो पदों का अंतर सदैव निश्चित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके अंतर को सीधी द्वारा निरूपित करते हैं। किसी पद में से उसके पहले वाला पद घटा देने पर ये हमको श्रेणी मिल जाती है। और श्रेणी का व्यापक पद जो है वह उसके प्रथम पद में उसके सार्वांतर का n-1 गुना, जैसे पांचवा पद निकालना है तो 4 का गुना करके पहले पद में जोड़ दिया जाता है और श्रेणी का व्यापक पद मिल जाता है। समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ यह होता है पहला पद और अंतिम पदों को जोड़ के उसका आधा कर दिए और पदों की संख्या से गुणा कर दीजिए, अथवा पदों की संख्या का आधा कर दीजिए और प्रथम और अंतिम पदों को जोड़। जैसे कहा गया 1 से लेकर 10 तक का जोड़ा है, 10 1 11, पदों की संख्या हुई 10 और 10 का आधा हुआ 5, 11 25 55, ये उसका जोड़ हो गया। तो यही यहाँ पर फॉलो किया गया है, ये नियम लिखा गया। और अगर उसका आपको पदों की संख्या और सार्वांतर मालूम है, अंतिम पद नहीं मालूम है, तो सीधे सीधे निकाला जाता है कि n = n/2 × 2a + n-1 × d। ये चलेगा सूत्र के रूप में, क्योंकि फिजिक्स में भी ये श्रेणी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है और साइंसेज में भी आता है, इसलिए इसकी जानकारी होना आपको जरूरी है और संक्षेप में देने की कोशिश की गई है। नीचे श्रेणी कैसे जोड़ी जाएगी ये बताया गया। समांतर माध्य और समांतर मध्य पद, ये सभी लोग जानते हैं, आप हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़े हैं। समांतर माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य कॉन्सेप्शन है जो दो पदों के बीच में एक तीसरा पद निवेशित किया जा सके, इस तरह से निवेशित किया जा सके कि इन तीनों क्रमिक पदों का अंतर समान हो, पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का। तो ये कैसे किया जाता है? अगर दो पद a और b हैं तो उनका समांतर मध्य पद होता है, उनके जोड़ का आधा a + b/2 हो जाएगा। और अगर आपको कई पद निवेशित करने हैं, n पद, 10 पद, 20 पद, तो ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो ये है r वां पद बराबर ar बराबर a + r × b - a / n+1। इसके गुण हैं दो समांतर श्रेणियों के। अगर पद बराबर है, पद संख्या बराबर है, तो उन श्रेणियों के क्रमिक पदों को आप जोड़ दीजिए। 10वें पद में 10वां पद, 11वें पद में 11वां पद, इस तरह से क्रमिक रूप से जोड़ दीजिए, तो जो आपको परिणामी श्रेणी मिलेगी वो समांतर श्रेणी होगी। घटा दीजिए तभी परिणामी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। सभी पदों में एक ही संख्या से गुणा कर दीजिए, अथवा एक ही राशि से गुणा कर दीजिए, अथवा एक ही राशि से भाग दे दीजिए, तो परिणामी श्रेणी सदैव समांतर श्रेणी बनी रहेगी। गुणोत्तर श्रेणी, ये तो समांतर श्रेणी की बात रही जो आमतौर पर हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। पहाड़े जितने हैं सब गुणोत्तर श्रेणी के हैं। आप ध्यान दीजिए, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, इस तरह से चलता है। सबका 2 को गुणा करते चले जाइए, एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई। अगर ऐसे पद लिए जाएं जिनको क्रमिक रूप से एक निश्चित राशि से गुणा करते चले जाइए तो श्रेणी बन जाए, इस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। देखिए 1/3 में 1/2 का गुणा हुआ 1/6 आ गया, 1/2 का गुणा हुआ 1/12 आ गया, 1/2 का गुणा हुआ 1/24 आ गया। इसके इस अनुपात को देखिए, इनमें अनुपात बराबर है, 1/3 अनुपात 1/6 बराबर। भाग दें, कितना आएगा नहीं मालूम। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/2, 1/2 बन रहा है ना। इस गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का विकास हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर है, तो इसका आरवां पद निकालने, इसके आरवां पद निकालना हम लोग सीख रहे हैं। ये Tn बराबर a × r⁻n-1, ये 9वें पद के लिए सूत्र दे दिया गया। 5वां पद हो जाएगा T5 = a × r⁻⁴ - 3 हो जाएगा। ऐसे देखें इसको, r का मान होता है Tn/Tn-1, मतलब इसी पद में उसके पहले वाले पद से भाग दे दीजिए, जो मान आएगा वही उसका सार्वानुपात होगा, अर्थात उसी से आप गुणा करते चले जाए। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8 हम लोगों ने कहा, 8 में हमने 4 से भाग दे दिया, 2 आ गया, अब 2 से गुणा करते चले जाइए, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई आपकी। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जोड़ अब उसमें 2 तरह का होता है। भिन्नात्मक है, 1/3, 1/4, 1/5, इनके मान 1 से छोटे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, इसका मान 2 से बड़ा है, तो यह सार्वानुपात हमारा 1 से छोटा होगा। तो ये सूत्र पहला वाला लगेगा, Sn = a × 1 - r⁴n/1 - r। जब r का मान 1 से छोटा होगा और r का मान 1 से बड़ा होगा तो दूसरा वाला सूत्र लगेगा a × r⁴n - 1 / r⁻⁴। इसमें कारण है,
1 माइनस आर, यहाँ पर एक निगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा अगर आर का मान 1 से बड़ा ले लिया जाएगा। फिर आप परिणाम सही नहीं पाएंगे। इसमें देखें आर का मान अगर हमने बड़ा लिया है तभी हमको धनात्मक मान मिलेगा, इसलिए आर का मान बड़ा होने पर दूसरा वाला सूत्र इस्तेमाल करते हैं और आर का मान छोटा होने पर ये वाला सूत्र इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण दिया है, इससे आरंभिक 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सूत्र हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि आर का मान 1/2 है, जो ये 1 से छोटा है, इसका घातांक का धनात्मक मान 1 से छोटा है, अतः योग के दूसरे वाले सूत्र इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले सूत्र को क्योंकि आर से छोटा है, 1 से आर छोटा है, ये इस्तेमाल किया और इस तरह से हमने पाया कि इसका योग आया 31/48। अब अनंत पदों के योग के लिए हम ये देखेंगे, अगर ये 1 से बड़ा है तो ये राशि बहुत बड़ी होती जाएगी, अतः आर का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो अनंत पदों का जोड़ कभी नहीं किया जा सकता है। आर का मान सदैव 1 से छोटा होना है, मतलब यह अनुपातिक मान 1 से छोटा होना है, तभी हम इसको कर सकेंगे। और जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो आर घाते n 1/2 की घात बहुत बढ़ाते जाओ, छोटा होता जाएगा, फिर तो ये आर घाते n → 0 ये कहा गया, तब ये सूत्र बनेंगे या a/, ये आ गया ये गुणोत्तर माध्य और गुणोत्तर माध्य पद। जब दो पदों के बीच में एक तीसरा पद इस प्रकार से निवेशित किया जाता है कि इनके क्रमिक अनुपात बराबर हों, तो हम उन पदों के बीच में इस तीसरे पद को उसका गुणोत्तर माध्य पद कहते हैं। जैसे देखें 2, 4, 8, तो 4 जो है 8 और 2 के बीच में गुणोत्तर माध्य पद हुआ। इसका मान कैसे निकालते हैं? इन दो पदों का गुणा करके उसका वर्गमूल ले लेते हैं। देखिए 8, 2, 4, 8, 8 गुना 16, 16 का वर्गमूल हुआ 4, तो ये उसका गुणोत्तर माध्य पद हुआ। यही यहाँ बताया गया है, ये g = √ab, a इंटू बी, ए और बी के बीच में अगर हमको गुणोत्तर माध्य पद निवेशित करना है तो निश्चित है कि इनका अनुपात बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा तो गुणा करने पर g² = ab आ जाएगा और g का मान आ जाएगा √ab। तो गुणोत्तर माध्य इस तरह से निकालते हैं, दो संख्याओं का गुणा करके उसका गुणनफल का वर्गमूल ले लेते हैं। अगर n गुणोत्तर माध्य पद निवेशित करने हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर ये सूत्र आता है r = n + 1 √ n + 1 दिया गया है, n + 1वां मूल। जैसे 5 पद निवेशित करते हैं तो 6वां मूल निकालना पड़ेगा, 2 पद निवेशित करेंगे तो तीसरा मूल घनमूल निकालना पड़ेगा, √b/a, b में a का भाग देके उसका घनमूल निकाल लेते हैं। और ये gt 3वां पद = n + 1 √n + 1 - t × b⁴, ये होता है द्वितीय पद। b इसकी घात p रहेगा और प्रथम पद a, इसमें n + 1 में से p घटा दिया जाएगा, ये बनेगा। गुणोत्तर श्रेणी के गुण देखिए, ये बहुत मजेदार है कि गुणोत्तर श्रेणी के क्रमिक पदों का देखिए, समांतर श्रेणी में हमने जोड़ा या घटाया तो उस अपरिवर्तित रही श्रेणी, ऐसे ही तो समान संख्या पदों की संख्या समान वाली 2 गुणोत्तर श्रेणियां ले ली जाएंगी, तो उनके क्रमिक पदों का अगर गुणा कर दिया जाएगा तो परिणामी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी बनी रहेगी। अब भाग दे दिया जाएगा क्रमिक पदों का आपस में तो भी परिणामी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी बनी रहेगी। और अगर किसी संख्या से पूरी गुणोत्तर श्रेणी को गुणा कर दो तब भी परिणामी श्रेणी गुणोत्तर रहेगी। एक ही संख्या से भाग दे दो तो परिणामी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी बनी रहेगी। गुणोत्तर श्रेणी के व्युत्क्रम पद ले लिए जाए। व्युत्क्रम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग जानते हैं, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 है, गुणा कर दीजिए गुणनफल 1 आ जाएगा। तो अगर ऐसे सभी पदों से श्रेणी बना ली जाए तो वह श्रेणी सदैव गुणोत्तर श्रेणी रहेगी। हरात्मक श्रेणी आती है, आप लोग इसका नाम भी सुने होंगे बेचारे का, हरात्मक का हार्मोनियम शब्द आपने पढ़ा होगा ना। तो ये हरात्मक श्रेणी उससे ही वो हार्मोनियम शब्द बना है। उसके जो बीट्स रखे जाते हैं, नोट्स जहां जहां वो उसको बजाया जाता है, वो प्लेसेस हैं जो इसी हरात्मक श्रेणी से डेवलप होते हैं। तो ये हरात्मक श्रेणी है। हरात्मक श्रेणी है क्या? कुछ नहीं, समांतर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम कर दो, हरात्मक श्रेणी बन गई। जैसे मैं कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये समांतर श्रेणी है, इसके व्युत्क्रम ले लो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये हरात्मक श्रेणी बन गई। तो हरात्मक श्रेणी की परिभाषा यही बन जाती है कि अगर उनके पदों का व्युत्क्रम ले लिया जाए तो श्रेणी समांतर हो जाए तो हरात्मक श्रेणी है। ये यहाँ दिया गया आपको परिभाषा ये। और हरात्मक श्रेणी का व्यापक पद निकालने के लिए प्रॉब्लम होगा, ये नीचे वाली श्रेणी को समांतर बना करके उसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, समांतर श्रेणी का 9वां पद निकाल के व्युत्क्रम कर लिया जाएगा। इसी तरह से हरात्मक माध्य होगा, समांतर श्रेणी का
पद निर्धारित करके उसका समांतर माध्य निकाल के व्युत्क्रम कर देंगे, हरात्मक बन जाएगी। अब ये मुख्य बात जहां हम लाना चाह रहे हैं, देखिए वहां से हम शुरू किए हैं और ये इनका टिपिकल उपयोग होना शुरू हो गया। समांतरी गुणोत्तर श्रेणी, ये विविध श्रेणियां बन रही हैं। एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी में अगर पदों की संख्या बराबर है तो उनके क्रमिक पदों का गुणा करके जो भी श्रेणी हम पाएंगे वो समांतरी गुणोत्तर श्रेणी कही जाती है। इसका ये हमने योगफल का सूत्र दिया है और ये सूत्र आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 1 + 2 + 3, इसको आप लोग सभी रटे हुए हैं, यानी इंटू n + 1/2। पदों की संख्या गुणे पदों की संख्या से 1 अधिक बटा 2 एक रटे हुए हैं। लेकिन वर्गों का जोड़ होगा n × n + 1 × 2n + 1/6 और घनों का जोड़ होगा यह जो श्रेणी जोड़ आप निकाले थे यश वाला, इसी का वर्ग 1³ + 2³ + 3³ and so on up to n³ = σn होल स्क्वायर। सिग्मा n ये है। इसके बाद देखें कुछ विशेष श्रेणियां हैं। हमने इसकी प्राचीनता की बात किया और मुश्किल बात यह है कि हमारे अध्ययन के लिए जो पुस्तकें या पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं इनमें किसी में यह जिक्र नहीं आता है कि हम लोग इतने धनी हैं कि हमारा माथा चकरा दे। ऐसा ये भक्शाली हस्तलिपि का आप लोग विवरण पढ़ सकते हैं किताबों में, लेकिन यह ईस्वी ईसा के दूसरी शताब्दी में 200 AD 200 AD ये डेवलप हुआ है मैथमेटिक्स। और आप ध्यान दें कितना बढ़िया इन लोगों ने निकाला। ये श्रेणी है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो इसका जो श्रेणी बन A1 + 2A1, A1 का 2 गुना प्लस 3A1 + A2, पहले दोनों को जोड़कर 3 गुना, फिर शुरू के 3 पदों का 4 गुना, इस तरह से होती है। तो इसको युति वर्ग क्रम नाम दिया गया था। और इस श्रेणी में युति वर्ग क्रम के अगर पहला पद एक लिया जाए तो श्रेणी बनती है 1 + 2 + 9 + 48 + 300। बड़ा मजेदार सवाल बनता है। आप किसी को पहले दिन अपने भाई को पहले दिन एक टॉफी दीजिए, अगले दिन उसका दूना दीजिए, तीसरे दिन इन दोनों के जोड़ का 3 गुना दीजिए, चौथे दिन इन तीनों के जोड़ का 4 गुना दीजिए, पांचवें दिन इन चारों के जोड़ का 5 गुना दीजिए, तो 300 पहुंच गया। पांचवें दिन आप टॉफी देने की हैसियत में नहीं रखेंगे। 1 मिनट और ये दूसरी श्रेणी, इसलिए भी टिपिकल श्रेणी बनी हुई है। देखें A1 + 2A1 + B ये श्रेणी बनती है। आर्यभट्ट की क्षितिज श्रेणी। आर्यभट्ट बहुत मशहूर विद्वान हैं। इनके नाम पर इनकी बनाई हुई इनकी अपनी एक श्रेणी है 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3। देखिए यही जो युति वर्ग क्रम वाली श्रेणी थी, इसी श्रेणी को आर्यभट्ट ने इस तरह से परिभाषित किया और इसका नाम क्षितिज दिया। क्षितिज श्रेणी का योग है n × n + 1 × 1 + 2/6। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।